लास्ट क्लास में हमने शंट कैपेसिटर फिल्टर का अध्ययन किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर। सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर पढ़ने से पहले हमने पहले जो फिल्टर पढ़े हैं और उन फिल्टर से पहले हमने पढ़ा था फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को जब हम देखें तो आउटपुट के अंदर रिपल की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, और रिपल की वैल्यू ज़्यादा होने का अर्थ है कि आउटपुट में कुछ ऐसी कंपोनेंट की मात्रा है, और वो रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में काफ़ी अधिक मात्रा में रहते हैं। उन रिपल को कम करने के लिए या ऐसी कंपोनेंट को कम करने के लिए हम फिल्टर का उपयोग करते हैं, और उसी फिल्टर सर्किट में हमने सबसे पहले जो देखा था वो था शंट कैपेसिटर फिल्टर। और उस शंट कैपेसिटर फिल्टर में हमने लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल एक कैपेसिटर ऐड किया था। वो कैपेसिटर फुल वेव रेक्टिफायर से हमें जो आउटपुट मिलता है उस आउटपुट के एसी कंपोनेंट को तो बाईपास कर देता है, क्योंकि एसी कंपोनेंट के लिए कैपेसिटर लगभग शून्य इम्पीडेंस पैदा करता है, उत्पन्न करता है। लेकिन डीसी कंपोनेंट के लिए कैपेसिटर की इम्पीडेंस ज़्यादा रहती है, इसलिए डीसी कंपोनेंट उसमें से नहीं गुजर सकता, और इस प्रकार से हमें आउटपुट पर कुछ एसी कंपोनेंट कम प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात जो अपना फिल्टर है वो है सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर। सीरीज इंडक्टेंस से अर्थ है कि यहाँ पर हमें एक कॉइल फिट करनी है, और वो कॉइल जो है वो लोड रेजिस्टेंस आर एल के सीरीज में है, इसीलिए इसको सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर कहा गया है। अब यहाँ पर हमने जो कॉइल ऐड की है उस कॉइल की इम्पीडेंस जो है वो है एक्स एल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम इंडक्टेंस। इट मीन एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। यह इंडक्टेंस जो है, कॉइल जो है, यह कॉइल डीसी कंपोनेंट के लिए लगभग शून्य प्रतिबाधा उत्पन्न करती है। रीजन कि डीसी कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और 0 होने की वजह से इस एक्स एल की वैल्यू डीसी कंपोनेंट के लिए हमें लगभग 0 प्राप्त होगी। और जब डीसी कंपोनेंट के लिए इंडक्टेंस 0 इम्पीडेंस प्रोड्यूस करता है तो इस कॉइल के अंदर से डीसी कंपोनेंट आसानी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यही इंडक्टेंस एसी कंपोनेंट के लिए नॉन ज़ीरो इम्पीडेंस प्रोड्यूस करता है, अर्थात इम्पीडेंस की वैल्यू 0 नहीं रहती, बल्कि इम्पीडेंस की वैल्यू अधिक रहती है। और उसकी वजह से यहाँ जो फुल वेव रेक्टिफायर से हमें आउटपुट मिलता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर अपने को आउटपुट मिल रहा है, तो इस आउटपुट का जो एसी कंपोनेंट है उस एसी कंपोनेंट को यह इंडक्टेंस यहीं पर रोक लेगा। क्यों? क्योंकि एसी कंपोनेंट के लिए है यह इंडक्टेंस हाई इम्पीडेंस प्रोड्यूस करता है।
तो इस इंडक्टेंस में से जो आउटपुट निकलेगा वो रिपल बहुत कम रहेंगे और सिर्फ डीसी कंपोनेंट मिलेंगे, और वो डीसी कंपोनेंट इस लोड रेजिस्टेंस आर एल में से फ्लो होंगी, और इसी लोड रेजिस्टेंस आर एल के सिरों पर हमें आउटपुट मिलेगा जिसको हम डीसी वोल्टेज कहेंगे। तो ये तो हुई इसकी वर्किंग कि ये सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर किस प्रकार से रिपल को कम करने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसका जब मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं कि सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर में रिपल फैक्टर कितना है, तो उस रिपल फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड यहाँ पर हमने काम में लिया है वो मेथड अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, और इस मेथड के अनुसार हमें फुल वेव रेक्टिफायर जो था उस फुल वेव रेक्टिफायर से आउटपुट जो हमें मिलता है कहाँ, ये इंडक्टेंस के इस सिरे पर, फर्स्ट सिरे पर जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट है VO इज इक्वल टू 2EM अपॉन पाई माइनस 4EM अपॉन 3 पाई cos 2 ओमेगा टी माइनस 4EM अपॉन 15 पाई cos 4 ओमेगा टी। इस आउटपुट का जो फर्स्ट टर्म है ये 2EM अपॉन पाई, इट्स डजंट डिपेंड ऑन टाइम टी, अर्थात इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ में वेरी नहीं करती। इसलिए यहाँ पर जो डीसी वोल्टेज रहेगा आउटपुट में, आउटपुट के अंदर वो रहेगा EDC इज इक्वल टू 2EM अपॉन पाई। फिर इसी आउटपुट के सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को देखें तो इन दोनों जो टर्म हैं इनमें एक तो है सेकंड हार्मोनिक 2 ओमेगा और एक है फोर्थ हार्मोनिक 4 ओमेगा। इन दोनों ही आउटपुट के जो कंपोनेंट हैं इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो देखें, और वो रेशियो है कि फोर्थ हार्मोनिक का या फोर्थ हार्मोनिक के एम्पलीट्यूड का सेकेंड हार्मोनिक के एम्पलीट्यूड के सापेक्ष अगर एम्पलीट्यूड देखें, रेशियो देखें, तो वो लगभग 10 गुना कम है। और यही वजह है कि इस आउटपुट में जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है वो सिर्फ ये सेकंड कंपोनेंट ही इफ़ेक्टिव रहता है, और ये लास्ट वाला जो है इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। और नेगलेक्ट करने का कारण यही है कि इसका एम्पलीट्यूड इस सेकंड टर्म की तुलना में बहुत कम है। तो जो हमारा प्रभावी टाइम डिपेंडेंट पार्ट रहा वो रहा सेकंड हार्मोनिक, और उसकी वैल्यू है ये 4EM अपॉन 3 पाई cos 2 ओमेगा टी। इसकी वैल्यू अगर देखें तो ये वैल्यू टाइम टी पर निर्भर कर रही है। तो हम इसकी प्रभावी वैल्यू निकाल लेते हैं एक आवर्तकाल टी के लिए, और उसको जब हम सोल्व करेंगे तो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है वो आती है एसी वोल्टेज 4EM अपॉन 3 पाई 1 अपॉन रूट 2। अब ये जो वोल्टेज है EAC, ये AC वोल्टेज कहाँ है, ये AC वोल्टेज अपने को मिलेगी इस RL और इस L के सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर, यहाँ AC जो AC कंपोनेंट की प्रभावी वैल्यू है। और इसकी वजह से जब ये इस सिरे पर अपने को मिलती है AC वोल्टेज L और RL के श्रेणीक्रम संयोजन पर,
तो लोड रेजिस्टेंस से बहने वाली करंट का जो प्रभावी मान है वो ये रहेगा, IAC इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज जो है RL सीरीज पर वो है EAC अपॉन RL का जो RL कॉम्बिनेशन की जो इम्पिडेंस रहेगी वो रहेगी √RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। RL की जगह वैल्यू RL ही रहेगी और XL की जगह जो वैल्यू है वो रहेगी अपनी ओमेगा L। चाहे तो यहाँ पर अपन ओमेगा की जगह 2 ओमेगा भी लिख सकते हैं क्योंकि सेकंड हार्मोनी की बात कर रहे हैं। और इसको जब हम आगे सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर लास्ट में वैल्यू अपने को मिलती है इक्वेशन नंबर 2। लेकिन कंडीशन ये है कि इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो लोड रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। और जब इंडक्टेंस की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत अधिक होगी तो हमें AC कंपोनेंट के रूप में जो करंट मिलती है वो मिलती है इक्वेशन नंबर 2। IAC इज इक्वल टू 4EM अपॉन 3 पाई √2 ओमेगा इंटू L। और इसके पहले अपने वैल्यू जो निकाली थी वो हमने EDC की निकाली थी क्योंकि हमें रिपल फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। और रिपल फैक्टर की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, रिपल फैक्टर R इज इक्वल टू IAC AC करंट अपॉन DC करंट। तो AC करंट तो अपने को इक्वेशन 2 से मिल गई, लेकिन DC करंट जो थी वो DC करंट अपन निकालेंगे इक्वेशन, सॉरी ये अपने पहले निकाल रखी है इक्वेशन 1। तो हमें AC मिल गया और DC करंट मिल गई, और AC और DC करंट जब मिल गई तो रिपल फैक्टर का जो सामान्य फॉर्मूला है कि R इज इक्वल टू IAC अपॉन IDC। इसमें जब ये दोनों वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 और 2 तो हमें रिपल फैक्टर की वैल्यू जो आती है वो आती है 0.236 RL अपॉन ओमेगा इंटू L। अब यहाँ पर इस सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर में इस रिपल फैक्टर की जो वैल्यू है वो जिस जिस कंपोनेंट पर निर्भर कर रही है वो है एक तो लोड रेजिस्टेंस RL, दूसरा है फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और थर्ड कंपोनेंट जो है वो है इंडक्टेंस L। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। बाकी की दो चीज़ें बच गई अपने पास कि रिपल फैक्टर मुख्य रूप से निर्भर करता है RL, इट मीन लोड रेजिस्टेंस, और इंडक्टेंस L पर। तो इस फॉर्मूले से हमें ज्ञात होता है कि रिपल फैक्टर को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो उस रिपल फैक्टर को कम करने के लिए एक तो L की वैल्यू बहुत अधिक होनी चाहिए। इंडक्टेंस की वैल्यू जितनी अधिक होगी रिपल फैक्टर की वैल्यू भी उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि रिपल फैक्टर जो है वो इंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए L को बढ़ा करके रिपल फैक्टर को कम किया जा सकता है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL जो है वो RL रिपल फैक्टर R के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल होने की वजह से अगर हमें रिपल फैक्टर की वैल्यू कम चाहिए तो फिर लोड रेजिस्टेंस RL को भी कम किया जा सकता है। या यूँ कहें कि लोड रेजिस्टेंस RL को कम करके रिपल फैक्टर को कम किया जा सकता है।
अगर दोनों वैल्यू अपने को वेरी करनी है तो उसमें हम इंडक्टेंस L को बढ़ा करके और लोड रेजिस्टेंस RL को कम करके हम रिपल फैक्टर की वैल्यू सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर में कम कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अपना सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर, जिसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से हम रिपल फैक्टर को इंडक्टेंस जोड़ करके, कॉइल जोड़ करके फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में रिपल फैक्टर को कम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।